कल की रिलीफ रैली के बाद आज भारतीय बाजारों में फिर से पॉजिटिव शुरुआत के हैं सारे संकेत। दुनिया भर के बाजारों में फिर से कारोबार लौटने की उम्मीद। इस मजबूत माहौल में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपको कल तो जबरदस्त स्क्रीन में आते हुए दिखा, आज सुबह भी ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, तो इसमें हमारी चाल कैसी रहेगी? कल के रिबाउंड के बाद क्या आज और फायरवर्क्स दिखेंगे? ये है आपके लिए बड़ा सवाल। अंजी, पहले तो बताएं आज के ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स देखिए दीप, दुनिया भर के बाजारों से कोई खास है नहीं, क्योंकि सब बंद थे। कल 12 बड़े बाजार जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड भी शामिल होते हैं, वो सब बंद थे। लेकिन हाँ, SGX निफ्टी से ट्रिगर्स थोड़े से आपको बेहतर आते दिख रहे हैं और कोरोना को लेकर भी थोड़े से ट्रिगर्स बेहतर होते दिख रहे हैं, जिनका हम विस्तार से करेंगे विश्लेषण। चीन ने कोरोना से जुड़े हुए प्रतिबंध घटाए हैं। अब उसके दम पर आपको डिसाइड करना है कितना डरना है, कितना कॉन्फिडेंट होना है। SGX निफ्टी हाफ सेंचुरी मारता हुआ मजबूत है। कल के हाइज के आसपास खुलने की करता हुआ तैयारी। डाउ फ्यूचर्स भी डबल सेंचुरी मारने के मूड में इस वक्त आपको नजर आएंगे। 200 पॉइंट ऊपर है। कच्चे तेल में बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। नेचुरल गैस के दामों में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। और साथ ही एथेनॉल उत्पादन पर शुगर मिल को शुगर का इस्तेमाल करने पर 100% इंसेंटिव देने की तैयारी हो सकती है। कल एक अहम बैठक तेल कंपनियों के साथ हुई, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है। तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स जिनके दम पर आपको दिखेगा एक्शन। तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स। बड़ा ट्रिगर अनिल जी जो चाइना की तरफ से आ रहा है, उस पर पहले आपकी राय लेना चाहूंगा। ये तो 24 घंटे नहीं, एक हफ्ते में पूरा मामला ही बदल गया। एक हफ्ते पहले इतना पैनिक हो रहा था, बात चल रही थी, लाखों केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो कह रही थी 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ दिन के केसेस आ रहे हैं। एक हफ्ते में पूरे चीन को कोविड संक्रमण हो जाएगा। वहां से आज देखिए सारे प्रतिबंध इन्होंने हटा दिए। पिछले हफ्ते भी और कल भी हम लगातार आपको जो रियलिस्टिक खबरें हैं वो दिखा रहे हैं। आपको याद होगा शुक्रवार को भी ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई थी और उन्होंने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते से रेस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगे, क्वारंटाइन सिर्फ 3 दिनों का किया जाएगा। अब देखिए ऑफिशियली आज जो खबर आ रही है वो बहुत राहत देने वाली है। और खबर क्या है? चीन नियमों में बदलाव कर रहा है, ढील दे रहा है, राइट? और ये ढील कब दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 3 साल बाद, आप सोचिए 3 साल से चीन में कोविड नियमों में ढील नहीं हुई, वो ढील अब हो रही है। यानी कि आप कोई भी किसी भी देश से कोई भी पैसेंजर आ रहा है उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। ये बड़ी चीज़ है, चाहे 3 दिन की हो, 5 दिन की हो, 15 दिन की हो, लेकिन क्वारंटाइन होने की ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ RT-PCR टेस्ट में अगर आप नेगेटिव हैं तो आप चीन की यात्रा कर सकते हैं। और ये 8 जनवरी से लागू होने जा रहा है। और ये अगर चीन के अगर हर रोज के 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख केसेस है तो ये फैसला चीन कभी नहीं ले सकता। और अगर हैं केसेस और फिर भी ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोविड का डर सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल जितना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल उसी कैटेगरी में अब डाल भी उसी कैटेगरी में वो उसकी कैटेगरी भी नीचे कर दी है, जो ज्यादा जोखिम वाले से कम जोखिम वाली बीमारियों में इसको डाल दिया। तो ये अब एक नॉर्मल फ्लू टाइप वाली चीज हो गई बजाय एक पेंडेमिक के। ये लोगों को समझना जरूरी है। जिन लोगों को बहुत डर लग रहा है, अब होता क्या है, जिनको डर लग रहा है उनकी गलती भी नहीं है। डरने की 2 वजह हो जाती है। एक, चीन से किसी भी तरह की खबरें आती है, अच्छी खबरों पर अपना फोकस होता नहीं, फोकस उन्हीं खबरों पर होता है जिनसे डर लगता है। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, एहतियात के तौर पर अगर भारत सरकार तैयारियां कर रही है तो लोगों को वो एक और मन में डर बैठ जाता, अरे इसका मतलब आने वाला है क्या? ठीक है। तो तीसरी बात, जो हमारे सारे जनरल न्यूज चैनल मिलकर जब तक कोई दूसरा मामला ना हो तब तक चीन कोविड से डराएंगे। तो उन सब शोर शराबे के बीच में जो लोग डर गए, उन्होंने पिछले हफ्ते देखा क्या हुआ है। सो हम पिछले हफ्ते भी आज भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम 2 वेव ऑलरेडी कोविड की देख चुके हैं। तीसरी आएगी नहीं आएगी वो तो अभी बहुत दूर की बात है। उससे पहले अगर आप पैनिक करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सो आई थिंक सबसे बढ़िया चीज आज के सुबह के सत्र में जो शुरुआत में मुझे देखने को मिल रही है, जो सबसे बढ़िया मुझे लगी है, ये नहीं कि SGX निफ्टी 50 से ऊपर है या डाउ फ्यूचर्स 200 ऊपर है, ये तो चलता रहेगा लाइफ में। लेकिन अगर जो समस्या की जड़ है इस वक्त, तो कोविड की जड़ हमेशा चाइना रही है, इस वक्त वापस जहां से आपको पिछले हफ्ते डर लगा कि फैल रहा है, अगर वहीं से संकेत आ रहे हैं, वहीं से खबरें आ रही है, और ये एकदम ऑथेंटिकेटेड पक्की खबरें हैं जो आ रही है, ये कहीं इधर उधर की नहीं है, ये पूरी तरह से चीन की सरकार की तरफ से ही खबरें आ रही है। और अगर वो ये कह रहे हैं कि वो कोविड के नियमों में जनवरी के पहले हफ्ते से अच्छी खासी ढील देने को तैयार है, तो फिर आपको हमें डर किस बात का है? और यही डर दूर करने की कोशिश हमने पिछले हफ्ते भी की कि डरिए मत, मौका है, नीचे में मत बेचिए, ले सकते तो लीजिए। एनीवे वो मार्केट की बात अलग है, लेकिन
कोविड के मोर्चे पर अगर रिलैक्सेशन है, हांगकांग ऑलरेडी रिलैक्सेशन दे रहा है, तो आई थिंक मतलब सावधानी रखना हमेशा अच्छा है। और स्पेशली ये नए साल के वक्त भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, मिलना जुलना ज़्यादा होता है, आप अपनी सावधानी रखें, मास्क रखें, सैनिटाइज़र जो लोग भूल चुके हैं कि क्या होता है, सैनिटाइजर की जगह वो कोल्ड क्रीम ने ले ली है है ना। सो वापस थोड़ा सैनिटाइजर इस्तेमाल करना शुरू, थोड़ा अपना सावधानी रखें, बट बाकी इतना डरने और परेशान होने की जरूरत है नहीं कहीं भी। सो ये बहुत बड़ी रिलीफ वाली बात है। मार्केट अपनी जगह, लेकिन दीप ये खबर जो चीन से आई है वो बहुत कंफर्ट देने वाली है, बहुत कंफर्ट देने वाली बात है। बिल्कुल। तो चलिए, चीन का जो एक टेंशन बनी हुई थी पिछले हफ्ते की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी परेशानी आ सकती है, वो अब आपके लिए बैक सीट पर आ गई है। बट इसके साथ एक चीज़ हो रही है सर, और वो है कमोडिटी में एक्शन, क्योंकि ऑफकोर्स चीन अगर रीओपन करता है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस आती है, तो हम देखते हैं कमोडिटी बाजार पर इसका बड़ा असर आता है। कच्चा तेल $87 पर आ गया है फ्यूचर्स में, अगर आप बात करें 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। फरवरी फ्यूचर्स 87 पर आ चुका है। बेस मेटल्स में हमने रिबाउंड देखा है, थोड़ा थोड़ा सोना चांदी में मूव कर रहे हैं, तो वापस यहाँ पर थोड़ा एक्शन। देखो, दो चीज़ें हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ने और मेटल्स के दाम बढ़ने में दो चीज़ें। मेटल्स के दाम, जाहिर सी बात है कि चाइना की ओपनिंग होगी, अगर रेस्ट्रिक्शंस कम होंगे तो मेटल की डिमांड बनेगी, थोड़ा थोड़ा वो एक सेंटिमेंटल है और वो होना ही है। तो आज के लिए मेटल्स एक अच्छा प्ले हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कच्चा तेल का जहाँ तक सवाल है, यहाँ पर दो रीज़न है कच्चे तेल की बढ़त के पीछे। एक रीज़न चीन है, जैसे मतलब चीन ओपन अप होता है, डिमांड बढ़ने के चांस है, ग्लोबल रिकवरी के चांस है, करेक्ट, उस वजह से कच्चा तेल ऊपर जाएगा। दूसरी बड़ी वजह जो है वो टेम्परेरी वजह है, वो जो अमेरिका में बर्फीला तूफान है और वहाँ पर हीटिंग ऑयल की रिक्वायरमेंट जो तेजी से बढ़ रही है और कई सारे देशों में बढ़ रही है। मैं देख रहा था कल हमारे शुभम जी वाला कनाडा 55% माइनस चल रहा है। माइनस चल रहा है सर, माइनस 55%। लोग रहते कैसे होंगे? बुरा हाल है उनका। घर में ही बैठे हो, हीटर लगा। कनाडा वाले भी तो सोचते होंगे, जब हमारे यहाँ 48-50% दिल्ली में होता है गर्मियों में टेम्परेचर, तो वो भी तो यही सोचते होंगे कि रहते कैसे होंगे लोग। आई थिंक सर बियॉन्ड अ पॉइंट वो सेम ही है ना, वो -10 हो -30 एग्जैक्टली, हाँ, तो उनको भी गर्मी, हमारी यहाँ की गर्मी में लगता था कि 50% कैसे रह रहे टेम्परेचर पे लोग कैसे रहते हैं, वैसे हमें लगता है 50% माइनस में कैसे रहते हैं। तो लाइफ सब जगह स्ट्रगल है, सेम है। तो ये सब चीजें है ना, ये देखने में बहुत अच्छी लगती है तस्वीरों में, ओहो सब तरफ बर्फ है, जो लोग रहते हैं उन्हें समझ में आता है कि मतलब पानी फ्रीज हो जाता है, कुछ बड़ा मुश्किल काम होता है। एनीवे, तो चलिए, एक बड़ी वजह यह है कि हीटिंग ऑयल की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सो आई थिंक थोड़ा टेम्परेरी वापस आपके लिए कच्चा तेल, जैसे ये डिमांड कम होगी नीचे आ जाए। लेकिन एक दीप इसमें जो बड़ी चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि कच्चे तेल ने एक बार के लिए अपना बॉटम बना लिया। अब कच्चा तेल जल्दी से आपको $72-75 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा। अब तक हम हमेशा कच्चे तेल के लिए एक ही बात कर रहे थे, ये ऊपर का टॉप बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर चाइना ओपन अप होता है तो कच्चे तेल का फायदा अब आपको नहीं मिलेगा। फिर वो $72-75 की रेंज में उसका बॉटम बन गया, जो आसानी से जल्दी से टूटने वाला नहीं है। उसके लिए फिर क्या चाहिए? ग्लोबल रिसेशन का डर फिर से चाहिए, डिमांड रिस्ट्रिक्शन के संकेत फिर से चाहिए, तब जाके कच्चा तेल नीचे आएगा जी। अब कच्चा तेल उस हिसाब से आपको 80-85 इसके आसपास आपको मैनेज करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा कम होने के फिर चांस कम हो जाते हैं। सो आई थिंक कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। चाइना का डर अगर कम हो रहा है, कोविड का ओपन अप हो रहा है, तो उसके फ़ायदे हैं, नुकसान कच्चे तेल के दाम के तौर पर। लेकिन ठीक है, हम $130 से देखकर अगर $75 पे आए हैं और $85, तो अब हम समझते हैं, मैच्योर है, हैंडल करना आता है। और वर्स्ट टाइम जो था कच्चे तेल के लिहाज से, जो भाव इतने ऊपर थे, अगर हमने वो टाइम निकाल दिया तो अब इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी कोई मेरे पास ऐसा संकेत नहीं है दीप, जिसकी वजह से मैं बोलूँ कि कच्चे तेल के बढ़ने या घटने पर मार्केट रिएक्ट करेंगे। कच्चा तेल इस वक्त मार्केट के लिए न्यूट्रल मोड में है। अच्छा, बढ़ेगा तो भी हम नहीं गिरेंगे और घटेगा तो भी हम नहीं बढ़ेंगे। सो अभी कच्चे तेल को हम ट्रिगर देख ही नहीं है। अभी हमारे को एक ही ट्रिगर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो अमेरिका। इस वक्त हम सिर्फ एक ही ट्रिगर पर काम कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई ट्रिगर नहीं। जब ये बदलेगा कि किसी दिन बॉन्ड इंडेक्स हो गया, डॉलर, आप सोचो हमने पिछली बार कब बॉन्ड यील्ड का नाम लिया था, पिछली बार कब हमने डॉलर इंडेक्स बोला था, है ना? क्योंकि हर वक्त मार्केट में कभी न कभी कोई न कोई नया ट्रिगर होता है। पॉइंट सारे वही हैं, ट्रिगर्स, उनमें से किस पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ये अगर अपने पकड़ में आ गया तो फिर आपको पता है क्या देखकर आपको ट्रेड करना है, किस पर फोकस करना है। सो आई थिंक अभी कच्चा तेल बड़ा है, नो डाउट,
बॉटम एक बार के लिए शॉर्ट टर्म बना चुका है, थोड़ा बढ़ सकता है, जो फैक्टर्स हैं तेजी की तरफ उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम कंफर्टेबल हैं। हम कंफर्टेबल हैं जी। ओके, तो कंफर्टेबल हैं, कच्चे तेल की चिंता ना करें। एक टेम्परेरी फैक्टर भी है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा उछाल देखा है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे बाजारों पर, क्योंकि कल जो शानदार रिबाउंड रहा है अनिल जी, स्पेशली सुस्त शुरुआत के बाद, आपने वैसे कहा भी था सुबह कि डिप मौका बन सकता है, और उसके बाद जो मौका बना वो ज़बरदस्त रहा। ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोज हुए, 18,000 के ऊपर निफ्टी, 42,600 के ऊपर बैंक निफ्टी। ये कितना इंपॉर्टेंट था? बैंक निफ्टी की क्लोजिंग तो बहुत ही शानदार दी, 42,625 ही मुझे चाहिए थी और वही मिली मुझे। मिल गई। सो बैंक निफ्टी तो आउट ऑफ द वुड्स है, मतलब जो जितना खतरा था बैंक निफ्टी में बॉटम का वो हो चुका है, और 41,600 41,575 के आसपास का हमने बैंक निफ्टी पर लो बनाया, एग्जैक्टली यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे का, 41,600 राउंड फिगर में आपको याद करना इजी रहेगा, यहाँ से 1000 पॉइंट वो हमने कर लिया काम। सो अब वो जल्दी से टूटेगा नहीं। आपको क्या चाहिए अब? आपको याद होगा करीबन करीबन हमने 18 ट्रेडिंग सेशन 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी, याद आया? यस यस यस, वहीं से ब्रेकडाउन वहीं से हुआ ब्रेकडाउन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें वापस से 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो क्या कहने। और आप सोचिए, जो क्लोजिंग 18,500 के ऊपर निफ्टी की मिल रही थी 16 ट्रेडिंग सेशन, और जो 43,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की मिल रही थी, बैंक निफ्टी अभी भी 18,500 से बहुत दूर है, 500 पॉइंट दूर है, करीबन करीबन 2.5%, और बैंक निफ्टी वहाँ से करीबन करीबन 1.25% ही दूर है। सो बैंक निफ्टी की लीडरशिप रहेगी, सरकारी बैंक वापस से एक्शन में आ गए। कल हम बात कर ही रहे थे कि अगर सबसे पहले कुछ लेना है तो वो सरकारी बैंक लेना है। अभी भी थोड़े और चलेंगे, रुकने वाले इतने जल्दी नहीं है, क्योंकि 30% 35% की करेक्शन, देखिए करेक्शन वहीं ज़्यादा आए दीप जहाँ पर पोजीशन ट्रेडर्स की ज़्यादा थी और बेचा भी ट्रेडर्स नहीं है। और इसीलिए मैं कल फिर आज फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि तीसरी महाशक्ति की हवा निकल गई सब बेच के बाद, ये तीसरी महाशक्ति की हवा नहीं निकली है, तीसरी महाशक्ति की ताकत थी, जिन्होंने एफआईज और लोकल फंड्स के खरीदने के बावजूद, लोकल फंड्स के खरीदने के बावजूद और एफआईज के नहीं बेचने के बावजूद मार्केट की बैंड बजा दी। यस, करेक्ट। नहीं तो पहले कब ऐसा हुआ कि जब रिटेल बेचने आए और मार्केट गिर जाए? कभी नहीं होता था, उल्टा होता था। पहले कब ऐसा हुआ कि रिटेल खरीदने आए और मार्केट बढ़ जाए, एफआईज बेचने आए तो गिरता था? इस बार देखिए एफआई ने 2.5 लाख करोड़ का बेचा, कुछ नहीं हुआ। सो आई थिंक ये पिछले हफ्ते जो हुआ, अब सब रिटेल मिलकर एक साथ बेचेंगे तो ताकत तो है ना उनकी। अब उनका डिसीजन सही है गलत है वो एक अलग बात हो सकती है कि बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, लेकिन अगर किसी का मन हो गया बेचने का, किसी को किसी चीज से डर लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आई थिंक वो ताकत दिखी, और यही ताकत अगर वापस से लौटेगी तो आप फिर से खरीदारी भी आते हुए देखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, सेंटीमेंट बदलने में 2 दिन लगते हैं, बिगड़ने में 2 दिन लगते हैं। अचानक से भाव ऊपर आए, वापस से कॉन्फिडेंस ऊपर, वापस से खरीदो, चलो यार हमने फालतू में कोरोना से डर गए, अभी कुछ नहीं, ये माइंडसेट बदलने में 2 दिन लगता है। 2 दिन लगता है, कौन सा लंबा चौड़ा काम है। सो आई थिंक अब आपको जो ध्यान में रखना है इंडियन मार्केट्स के लिए, पहला अब निफ्टी पर रुकावट का लेवल जो इम्पोर्टेंट है 18,200 18,250, आज के लिए 50 पॉइंट की रेंज को ध्यान में रखना है। 18,250 के ऊपर आप निकल गए, टिक गए, बंद हो गए, 18,200 के ऊपर भी हो गए तो भी चलेगा, 18,250 हो तो बहुत ही बढ़िया। नीचे देख लेना, आपका बॉटम बन गया है। ओके, 17,775 आपका बॉटम बन गया, और फिर आप नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। समझ गया, उससे कम नहीं, नए हाई की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, 18,250 के ऊपर क्लोज होने पर बीच बीच में छोटी छोटी रुकावट आएगी, एक 18,425 के आसपास आएगी, एक 18,600 पे आएगी, वो सब मैं बताता चलूंगा। लेकिन अभी आपको 18,200 250 फाइनल एक रिस्क रहेगी हमेशा 18,250 से घूमकर आने की, नीचे की एक रहेगी। क्यों? किसी भी खबर से आ सकती है, राइट, किसी भी खबर से आ सकती है। अच्छा, हाँ, वो रिस्क रहेगी, आए नहीं आए जरूरी नहीं, हो सकता ना भी आए, लेकिन वो रिस्क की आपको तैयारी रखनी है हमेशा। देखो, रिस्क आप ध्यान में रख के ट्रेड करोगे ना तो कभी किसी चीज से तकलीफ नहीं होगी। अगर आपके स्टॉप लॉस हैं, हमेशा हैं, तो फिर आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए ट्रेडिंग पोजीशन में कि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करते हैं? इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लिया लेकिन 30% नीचे आ गया अचानक से और मैं बेच नहीं पाया, लेकिन वापस बढ़ भी तो जाता है 15% 2 दिन में। तो इसलिए इन्वेस्टर को तो ये छोटे मूवमेंट से घबराना नहीं है। हम इसलिए लगातार कर रहे हैं कि जब तक 17,800 के नीचे बंद ना हो, इन्वेस्टर्स को देखना ही नहीं है, तो 17,806 की क्लोजिंग से घुमा है तो नहीं हुआ ना ट्रिगर। अब आप ये सोचो कि बिल्कुल ही नीचे ना आए या थोड़ा बहुत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना मार्केट में। करेक्ट। सो
आप सिंपल सी चीज मान के चले 18,200 250 के ऊपर बंद हो जाएगा, आप रिस्क से बाहर हो जाएंगे। बैंक निफ्टी 43,000 के ऊपर बंद होना शुरू करेगा, आप रिस्क से बाहर है। बस ये 2 लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। वापस खराब कब होंगे? अब जो परसों के कल के जो कल के तो क्या, कल तो ऊपर ही था, कल भी लो बनाया था ना 17,775 और 41,600। अगर ये 2 लेवल के नीचे जाएंगे तो ही नहीं रिस्क है, अदरवाइज कोई रिस्क नहीं। अदरवाइज अब मार्केट बाय ऑन डिप्स हो गया है, सेल ऑन राइज से। अगर 41,600 के नीचे जाएंगे और 17,775 के नीचे जाएंगे तो ही फ्रेश कमजोरी होगी, जिसके चांस कम से कम आज तो नहीं दिखते हैं, आगे की आगे देखेंगे। डन। ठीक है सर, चलिए तो ये ब्रॉड आपके लिए सेटअप आ गया। बैंक निफ्टी के लिए तो आउट ऑफ वुड्स है, निफ्टी भी अब अगली रेंज जब तक क्रॉस कर लेता है तब तक बढ़िया है। थोड़ा डाउनसाइड रिस्क वैसे तो रहता है, बट अदरवाइज बाजार अच्छे मूड में है। तो बताएं सर फिर आज की स्ट्रैटेजी, आज का सेटअप क्या कहता है आपको? संकेत अदीप, आज के संकेत ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है। एफआईज का संकेत कश्मकश थी कि न्यूट्रल रखें या पॉजिटिव, फिर फाइनली मैंने पॉजिटिव ही रखे हैं। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव। फॉर्चुनेटली आज मुझे नेगेटिव साइड पर कुछ भी दिखा नहीं। बहुत बढ़िया बात है सर। हाँ, इनफैक्ट मतलब सेंटीमेंट भी मैं तो पॉजिटिव, मेरा तो पॉजिटिव ही है। कल भी था, लास्ट वीक में भी था कि 3 दिन खरीदिए 3 हफ्ते के लिए। अब कोई 3 दिन में मतलब चाहे कि एक ही दिन, वही दिन बताओ अनिल जी, जिस दिन एक ही दिन लेना है उसी दिन बताओ जहाँ बॉटम होना है। इतनी एक्सपर्टाइज तो नहीं है, तो इसीलिए। और इस तरह के माहौल में जब खबरें इतनी सारी आ रही हो, वहाँ पर खरीदारी की राय देना भी आसान काम नहीं है दीप, जब सबको खराब लग रहा हो। तो इसीलिए टुकड़ों में खरीदने की राय इसलिए बोली जाती है कि हो सकता है आज बन जाए या 2 दिन बाद बने बॉटम, लेकिन हाँ 2-4 दिन में बनना पक्का है। इसलिए आपको टुकड़ों में लेने का फायदा ये है। और आप देखिए एक ही दिन में आपकी रिकवरी इतनी शानदार होती है। तो ये सारे संकेत हैं जिनके ऊपर आपको करना है आज फोकस। अब आइए रेंज बता दूँ। 18,014 पर आप बंद हुए निफ्टी पर, और पहला सपोर्ट जोन जो आपके लिए है 17,925 से 17,975 है, और इसके ठीक नीचे 17,775 17,850 रॉक बॉटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो आसानी से टूटेगा नहीं। बैंक ऊपर की तरफ 18,075 के आसपास का कल का हाई है 18,084 का, 18,075 18,125 इस रेंज में हम खुलेंगे दीप, और इस रेंज में खुलकर देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। 125 के पार निकले तो 18,175 से 18,250 वो रेंज है जहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। और बाकी मूड माहौल देखकर अगर लगे शॉर्ट करना है तो वो उस समय का डिसीजन होगा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए 18,175 18,250 निफ्टी पर आपके लिए अच्छी जगह हो सकती है, जहाँ से आप 400 पॉइंट की रिकवरी भी नीचे से देख लेंगे। राइट, 1000 पॉइंट घटने के बाद अगर 400 पॉइंट आप वापस बढ़ जाते हैं तो वहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, और वापस से डिप मिले एंट्री कर लीजिए। 175 से 250 सेफर साइड। ठीक है। बैंक निफ्टी पहला सपोर्ट जोन बहुत नजदीक है, 42,200 से 42,375 या 42,225 से 42,400 रख लीजिए। ये पहला सपोर्ट जोन है, यही आसानी से टूटेगा नहीं। इंटरेस्टिंग चीज दीप एक ही है, और वो देखिए नोट करिए, जो मजबूत खरीदारी की जगह है वो बहुत नीचे है। पहला सपोर्ट जोन तो नज़दीक है 42,225 42,400, लेकिन उसके बाद जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय जोन है वो 41,575 से 41,675 है। उसके बीच में छोटे मोटे सपोर्ट हैं, वहाँ तक पहुँचेगा भी नहीं, लेकिन जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो बताना मेरा फर्ज है। अब आइए ऊपर की तरफ 42,950 43,100, ये है वो रेंज जहाँ पर आपको मार्केट जाकर एक बार बैंक निफ्टी वहाँ पर जाता है वो दिख सकता है। इसके पार निकले तो 42,325 से लेकर 42,225 से लेकर 42,375 ये प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा, जहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश हो सकती है। सॉरी 43,000, आई हैव टू एडजस्ट माई सेल्फ। 42 की आदत तो मतलब 43 से मुश्किल से 42 में आए, 42 से मुश्किल से 41 में आए, 41 से कल फिर 42 में आए। ऐसे हजार पॉइंट की बात करेंगे तो फिर मामला अब वापस 43 में आ जाएंगे सर, बस बढ़िया है, वेरी नाइस। ठीक है, 43,375 ये है आपके अपसाइड लेवल। आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है? 18,014 पे आप बंद हुए, 17,975 17,925, 17,850 और 17,800 775, 5 ही सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 18,075 18,125 175 200 और 250, यहाँ भी 5 ही लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी में लेवल से आपके लिए थोड़े से ज़्यादा है। 42,625 पे आप बंद हुए, 42,550 400 300, 3 छोटे लेवल है। 42,225 125 और 42,075 3 मीडियम लेवल है। 41,950 41,850 बड़े लेवल के तौर पर। हायर साइड पर 42,000
875, 42,950 दो छोटे लेवल हैं। 43,075, 43,150 दो मीडियम लेवल है। लेकिन 4 बड़े लेवल है, 43,225, 300, 375 और 425 तक के लेवल बैंक निफ्टी में बनते हैं। और आज मैंने लेवल और रेंज इसलिए ज़्यादा दिए कि कल जिस तरह का सरप्राइज हुआ, तो कभी कभी ज़्यादा लेवल सर्च लेने में समझदारी है। अपन सोचते इससे ज़्यादा तो क्या बढ़ेगा या इससे ज़्यादा क्या घटेगा। उसी दिन मार्केट बता रहा है इससे ज़्यादा भी घट सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता हूँ। करेक्ट सर, है ना। तो ये फ्राइडे को सोचा नहीं था कि 17,825, 835 के नीचे जाएगा, 775 दिखाया। कल ये नहीं सोचा था कि 42,600 के ऊपर भी जा सकता है। 625 तो बेस्ट केस सिनेरियो सोचा था, सोचो 850 तक पहुंच गया। यस सर, है ना। तो ये तो है कमाल, ऐसे ही बाजार डन। अब ये एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 47% से 44 से 3% बढ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। शॉर्ट कवरिंग हुई है। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जरूर पुट कॉल रेशियो थोड़ा हायर साइड पर है, तो अगर आज बैंक निफ्टी थोड़ा जोर से ऊपर आए तो वहाँ पर हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट हो जाएगा। विक्स वापस से घटा है, ठीक है। स्टॉप लॉस दीप आज जो निकल कर आ रहे हैं थोड़े दूर के हैं, नज़दीक के मेरे पास है नहीं। निफ्टी में 17,775 है, कल और शुक्रवार दोनों का लो यही है, यहीं पर रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में सेम 41,600 के आसपास आता है, जो कि 1000 पॉइंट दूर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करके 42,200 का दिया। इतना दूर देने का मतलब नहीं है, इसलिए मैंने फिर 400 पॉइंट, हालांकि 400 पॉइंट भी ऐसे कम नहीं होता है, लेकिन इस तरह की वॉलेटिलिटी में ठीक है। तो 42,200 आपका स्टॉप लॉस इंटरडे और क्लोजिंग बेसिस पे डन। शॉर्ट साइड पर 18,250 इंटरडे क्लोजिंग। जिसको छोटा लगाना है कल के हाई का लगा ले, 18,084 का, 18,125 भी हो सकता है। यहाँ पर आपको छूट है अगर आप स्टॉप लॉस बदलना चाहें तो। बैंक निफ्टी पर 43,000 है इंटरडे और क्लोजिंग बेसिस पे, ये आपका स्टॉप लॉस। ठीक है सर, नई पोजीशंस पर फिर आते हैं। खरीदे निफ्टी 17,775 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट जो बनेंगे 18,075, 18,125 दो छोटे टारगेट, 18,175, 18,200 दो मीडियम टारगेट, 18,250 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बेचना चाहते हैं 18,175 से मूड बनाएं। मूड तो आप 18,125 पे भी बना सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन मैं बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी में हूँ नहीं। जो मुझे बढ़िया जगह दिखती है वो 18,200 के आसपास ही दिखती है, इसलिए 18,175, 200, 250 इस लेवल पर बेचने की कोशिश करें। 18,325 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 18,125, 18,075 दो छोटे टारगेट, 18,025, 17,975 दो मीडियम टारगेट, 17,925, 17,850 और 17,775 अगर वापस वहां पहुंचे ये आपके फाइनल टारगेट होंगे निफ्टी में बिकवाली करने के। डन। और कल भी देखिए, अगर आपने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट किया निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है, क्योंकि 42,225 पे स्टॉप लॉस दिया हुआ था बैंक निफ्टी का, करेक्ट। तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। अगर उसके पार निकले, हमेशा अभी जो डे ट्रेड में आपकी जो पोजीशन है वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी खरीदना है 42,200 के स्टॉप लॉस के साथ। 42,875, 42,950 दो छोटे टारगेट, 43,075, 43,150 के बीच में दो मीडियम टारगेट होंगे, 43,225, 43,300 और 43,375 ये फाइनल टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, मुझे आप पूछें तो सबसे बढ़िया जगह 43,225 से 43,375 की है, जो 150 पॉइंट की रेंज है, ये बेस्ट है। लेकिन 43,100 से आप सोचना शुरू कर सकते हैं, 43,300 तक बेचिए। 43,500 का स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा दूर का है और यही लगाना है, इसमें बदलना नहीं है। 42,950, 42,875 दो छोटे टारगेट हैं, 42,725, 42,750, 42,625 दो मीडियम टारगेट है, और 42,550, 400, 300 और 225 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। सिंपल। ठीक है, ओके। ये हैं आपके सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट वाले जो निकल कर आ रहे हैं आज के ट्रेड के लिए। बैन लिस्ट में बदलाव हुआ है। पीएनबी की एंट्री हो गई, बट इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लंबी पारी के बाद बैन से बाहर आ गया। तो एक्सपायरी से जस्ट पहले हम देख रहे हैं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन से बाहर है। पीएनबी एकमात्र स्टॉक है जो आज बैन में रहने वाला है। अच्छा, थोड़ा डेटा भी समझाएं सर। कल कैश में हमने फिर से बिकवाली देखी है, हालांकि फ्यूचर्स में अच्छी खासी खरीदारी करी। 1000 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की है, उसके सामने 1286 करोड़ के लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, तो खरीदारी का आंकड़ा बड़ा और बेहतर है। दूसरा, 1000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है, लेकिन उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स 2300 करोड़ के खरीदे, तो नेट यहाँ पर भी 1300 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है स्टॉक में। इसके साथ 1000 करोड़ 1032 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे। अब इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, स्टॉक्स में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो फ्यूचर्स में शॉर्ट करके थोड़ा सा कैश में बेचा है,
सो ओवरऑल अगर आप मिलाकर देखेंगे तो आंकड़े बढ़िया हैं, काफ़ी अच्छे हैं, और उस हिसाब से आपको पॉजिटिव साइड पर रखना है। लोकल फंड के तो 1286 करोड़ के आंकड़े अच्छे ही हैं। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा, जो इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पर आप बंद हुए हैं कल 18,000 के पुट पर 65 लाख शेयर हैं, 18,000 के कॉल्स पर 75 लाख शेयर है, वही है सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद नीचे 17,800 इम्पोर्टेंट हो जाता है और ऊपर 18,200 इम्पोर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी रुकावट 17,900 18,100 पर है, लेकिन 18,200 पर 88 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर थोड़ी सी रुकावट बनेगी। तो 18,175 18,250 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग बनती है। बैंक निफ्टी 42,000 मजबूत सपोर्ट, 30 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, पुट में हाईएस्ट है। 43,000 रुकावट की जगह 29 लाख शेयर वहाँ पर है हाईएस्ट, यानी कि दोनों बराबर है, 30 लाख शेयर, 42,000 43,000। सो बैंक निफ्टी के लिए जो अटकने की जगह है वो 42,950 से 43,100 है। सिंपल 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, मजा आ जाए। अगर आज मिल जाए तो कहना ही क्या होगा, मुश्किल है, हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब देखो यूएस भी तो चल सकता है। अच्छा आज कौन सा बंद है? यूके और हांगकांग। यूके हांगकांग, ठीक है, यूएस खुला है, यूएस खुला है, और फ्राइडे को डेज हाई पर यूएस बंद हुआ था। और फ्यूचर सभी करीबन 200 ऊपर है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो चलिए एक्साइटिंग डे है और नजर रखते हैं इस पर। थोड़ी स्ट्रैटेजी और लंबी कर ले सर, खबरें हैं नहीं। हाँ बताइए। ब्रोकर रिपोर्ट्स बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ओहो, आज कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं होता उस समय स्ट्रेटेजी भी जल्दी खत्म हो जाती है, तो 8:35 तक चलती है ना। और कोई सवाल है तो हम आगे भी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक छोटा सा खबरें पेपर लेकर आए। आज तो मतलब आप कितना भी प्रिंट बढ़ा लो, एक से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। कितना भी फॉन्ट बढ़ा लो। बढ़िया, चलो खबरों वाले शेयर जानते हैं, ट्रिगर्स और खबरें। अरमान नुपुर तैयार, अरमान बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया बुल्स इंटरप्राइजेस, जहां पे लगभग 19.8 करोड़ जो शेयर्स हैं वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे, और ये इस वजह से क्योंकि जो इनकी यारी डिजिटल के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसके चलते होता हुआ दिखेगा। रेडियंट कैश मैनेजमेंट, जिनका आईपीओ आज बंद होने वाला है। एलन इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करेंगे, जिसका आईपीओ अलॉटमेंट है आज। ग्लोबल के हिसाब से यूके, हांगकांग, वहाँ पे ट्रेडिंग हॉलीडे है। आईपीओ अपडेट में ही रेडियंट कैश मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे, जो डे 2 ऑलरेडी हो चुका है, आज आईपीओ बंद होने वाला है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सुस्त रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 11% आता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 12% और क्यूआईबी का 16%। और अंत में अगर आप बात करेंगे डीएलएफ पे, जहाँ पर जो नोएडा अथॉरिटी से मिले उनको लगभग 235 करोड़ का जो है ₹1 का एक नोटिस मिला है। और मॉल ऑफ इंडिया जमीन विवाद में उन्हें यह कहा गया है कि 15 दिन के भीतर जो है इसका भुगतान करना है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अभी तक उन्हें ये नोटिस अभी तक ये प्राप्त नहीं हुआ है। ओके, तो रखिए नज़र। डीएलएफ का खबर तो आई है, नोटिस मिला है, बट कंपनी की तरफ से इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। नंदलेस इंपॉर्टेंट खबर है डीएलएफ के लिए। नुपुर बताएं, आपके पास कौन सी खबर है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले डेयरी स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले, क्योंकि मदर डेयरी ने दूध के जो दाम है वो बढ़ाए हैं। दिल्ली एनसीआर में ₹2 प्रति लीटर से बढ़ोतरी करी गई है, और आज से ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये आज से लागू हो जाएगा। एनटीपीसी और टाटा पावर भी आज फोकस में, क्योंकि दिल्ली में जो दिसंबर के मंथ में बिजली की खपत जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर आती दिखी है। 2019 के बाद जिस हिसाब से अभी सर्दियाँ चालू है वहाँ पे, उसके बाद बिजली की जो खपत है वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ रिकॉर्ड दिखा है 2019 से कंपेयर करें तो। बीएटेक वाबक आयन एक्सचेंज और ड्रेजिंग को भी आज फोकस में, क्योंकि सरकार ने क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के लिए 2700 करोड़ की मंजूरी दी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ इन कंपनीज के लिए। टाइम टेक्नोप्लास्ट, जहां पे अदानी टोटल गैस से कंपनी को एक रिपीट ऑर्डर मिला है 75 करोड़ का कैस्केड सिलेंडर बनाने के लिए, तो ये इसकी जो सप्लाई है वो जनवरी से शुरू होगी, तो आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कैप्री ग्लोबल, जहाँ पे कल जो बोर्ड बैठक होने वाली थी राइट्स इशू को लेकर, वो रद्द कर दी गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि आने वाले टाइम में वो बता देंगे कि कब नई तारीख होगी इसको लेकर, जहाँ पे वो प्राइस इशू राइट्स के जो प्राइस है, जो रेशो है, उस पर चर्चा करेंगे। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज में फोकस में, क्योंकि राइट्स इशू के थ्रू अधिकतम 1000 करोड़ तक के फंड जुटाने को कंपनी ने अब मंजूरी देती, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। ओके, तो ये हैं सारे के सारे खबरों वाले शेयर जिनके दम पर आज आपको दिखेगा एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते आगे हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, मुदित जी, हिमांशु जी और अविनाश गोरक्षकर साहब, करते हैं उन सबका स्वागत। वक्त है पिक ऑफ द डे का।
हिमांशु जी सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मेरा मानना है कि एबीबी पर नज़र रहनी चाहिए खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर स्टॉक अपनी एक नॉर्मल करेक्शन पूरी करता हुआ नजर आया है। स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% तक का गिरावट दिखाई और अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से कल के सेशन में एक रिकवरी अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है और इस करेक्शन के बाद वापस से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो एबीबी आज के लिए मेरी तरफ से पिक ऑफ द डे रहेगी। 2775 रुपए के टारगेट्स और 2710 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और ये सब कैश के लेवल्स। 2710 का स्टॉप लॉस, 2775 के टारगेट, कैश मार्केट के लेवल्स, एबीबी में खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई है। स्टॉक अच्छे खासे करेक्शन के बाद फिर से रिकवरी दिखाने के मूड में बनता हुआ। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा जो पिक ऑफ द डे है वो एबीएफआरएल है। मुझे लग रहा है कि अक्टूबर टू दिसंबर का जो पीरियड है अनिल जी, वैसे भी फेस्टिवल क्वार्टर माना जाता है और रिटेल बिजनेस इनका बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड किया है। करीबन 30% का ऑपरेटिंग एबिटा पहले फर्स्ट हाफ में इन्होंने रिकॉर्ड किया है। 50% का टॉप लाइन बढ़ा है। मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस लेवल से डेफिनेटली अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से 325-330 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। प्लस मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रही है, कंजम्पशन का भी थीम है, तो डेफिनेटली इसमें एक निवेश का मौका बन सकता है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो पहले भी मैं आपके चैनल पे कह चुका हूं, आपने इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी इंटरव्यू किया है, वो कंपनी है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही इनके लिए बहुत दमदार आएगी। प्लस इन्होंने अभी एक 127 करोड़ का एक वारंट इशू भी किया है 212 रुपए में। बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 से 12 महीने में कम से कम 165-170 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। डाइन आउट स्पेस में ये काफी वेल नोन है, काफी बड़े ब्रांड्स है जैसे कि मेनलैंड चाइना है, बारिश है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है जिनको 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके एक अच्छा एक निवेश होटल स्टॉक में करना है। टारगेट 275 का रखें और ये है आपके स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, यहाँ भी खरीदारी करने की राय अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिखाई। आइए, जुड़ चुके हैं बंसल जी भी हमारे साथ और कुणाल जी भी आ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर क्या इरादा है। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी इरादा तो नहीं की है, लेकिन अनिल जी पिक ऑफ द डे दूं उससे पहले एक अपडेट देना चाहता हूं अनिल जी। एक तो ये डीएलएफ के अभी सुन रहा था कि नोटिस आया अनिल जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस नोटिस के चलते कोई भी डीएलएफ का शेयर होल्डर पैनिक ना करे। अनिल जी नोएडा अथॉरिटी का एक काम है, मतलब कि ना इन्होंने सारी लैंड एक्वायर कर रखी है। कभी भी कोई क्लेम आता है तो बाहर पे अनिल जी डाल देते हैं। अगर बाई चांस आपने भी कोई प्लॉट कहीं ले रखा हो किसी ने भी, तो उसको भी इसी तरीके से नोटिस देते हैं और अनिल जी बाद में नोटिस खारिज हो जाते हैं। आज तक मैंने अनिल जी किसी को नहीं देखा कि कोई पेनल्टी भर रहा हो। अच्छा। मेरी नॉलेज में अनिल जी मेरा फैमिली मेंबर है, उनको 2 नोटिस आए थे इस तरीके के। तो एक तो खारिज हो चुका है और एक अनिल जी पेंडिंग लटका हुआ है। अच्छा। तो अनिल जी एक आम नागरिक जो मतलब कि एक मिडिल क्लास जो जमा पूंजी जोड़ के प्लॉट खरीदता है, जब वो पेनल्टी नहीं भरता तो डीएलएफ जिसके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स है वो कुछ भी नहीं भरेगा अनिल जी। और यहाँ पर अनिल जी नोएडा अथॉरिटी को देखना चाहिए। आप अगर कभी यहाँ पर आए तो ग्रेटर नोएडा को देखें अनिल जी। वन ऑफ द प्लान सिटीज है, चंडीगढ़ से अच्छा बना रखा है, बट यहाँ पर इंडस्ट्री क्यों नहीं आती है, यही कारण है जो नोएडा अथॉरिटी इस तरीके से नोटिस भेजता है। तो इनको ये सब नोटिस बंद करने चाहिए। और डीएलएफ अनिल जी 100% कुछ भी नहीं भरेगा अनिल जी। जब एक आम नागरिक को पेनल्टी नहीं भरनी पड़ती तो डीएलएफ के पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स है अनिल जी। ओके, चलो बढ़िया है। तो ये डीएलएफ पर आपका तो पिक ऑफ द डे भी डीएलएफ ही आज आपका? नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है। मैं अनिल जी खबरों के हिसाब से नहीं चलता। अच्छा, मेरा ओके, पिक ऑफ द डे टीसीएस है। मुझे अनिल जी लग रहा है कि टीसीएस एक्सपायरी के नजरिए से एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है। और रीजन ये अनिल जी, इसके अंदर पिछले गुरुवार को एक ब्रेकडाउन हुआ था। ब्रेकडाउन के बाद फ्राइडे मंडे सब कुछ अनिल जी होल गया है, स्टॉक गिरा नहीं है। और जिन्होंने भी शॉर्ट करा होगा मुझे लगता है वो कवरिंग के लिए आएंगे। एक्सपायरी नजदीक है तो 3215 3215 का स्टॉप लॉस लगाना है। 3306 से लेकर 3311 के टारगेट के लिए टीसीएस मेरा अनिल जी पिक ऑफ द डे है। और अनिल जी गुजारिश है, मेरे पिक ऑफ द वीक में अनिल जी कल टारगेट अचीव हुआ था, कल भी हाईलाइट करा था, उसकी स्टैंप अनिल जी पेंडिंग है। ओके, एचडीएफसी बैंक की था ना या एचडीएफसी लिमिटेड? नहीं अनिल जी एचडीएफसी बैंक। हाँ, मैंने कहा आपको याद है कि नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन फिर मैं आपका टेस्टिंग कर रहा था। तो और क्या कई बार बंसल जी जोश में बोले दोनों ही थे सर, वो भी बोल सकते हैं। इसलिए एचडीएफसी बैंक पर मुहर लगाई जाए टारगेट हिट की,
बधाइयाँ बंसल जी। आइए कुणाल जी हैं तैयार। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी अभी जो बंसल जी कह रहे थे नोएडा के विषय में, तो अनिल जी मैं नोएडा में रेसिडेंट इंडियन होने के नाते अनिल जी मैं ये कहना चाहता हूं, बंसल जी ने बाकी सब कुछ सही कहा लेकिन एक बड़ी चूक कर गए अनिल जी। अच्छा, कौन सी वाली हमें पकड़ में नहीं आई? अनिल जी देखिए, बंसल जी ने कहा कि आप कभी नोएडा आए तो देखने लायक चीज ग्रेटर नोएडा है। अनिल जी अगर आप कभी नोएडा आए तो देखने लायक चीज मैं स्वयं हूं अनिल जी। तो नोएडा कभी भी आप आए तो अनिल जी मुझे देखें अनिल जी। ये बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। बिल्कुल आपने कहा, तो आपके दीवाने खास में हम तशरीफ लाएंगे अगली बार जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी इन्विटेशन के लिए, आप घर बुलाने के लिए। इसका मतलब यही समझो, देखूंगा तो घर पे, बाकी तो रोज देख ही रहा हूं ना। अब तो कहाँ, अब तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे ही देख सकते हैं, बाकी तो शो में रोज देख ही रहे। जी कुणाल जी। अनिल जी आपका स्वागत है अनिल जी, जब चाहे नोएडा आइए अनिल जी, नोएडा भी देखेंगे, नोएडा की इमारतें भी देखेंगे, और अनिल जी जिस मॉल पर ये नोटिस आया है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, हाँ। अनिल जी उसको भी देख लेंगे। तो अनिल जी आप नोएडा आने का कार्यक्रम बनाइए अनिल जी। बिल्कुल सर, जरूर। अपना पर्स जरूर साथ लाइएगा अनिल जी, उसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पर। हेलो, लगता है कुणाल जी से हमारा संपर्क टूट गया। थोड़ी देर में हम उनसे पिक ऑफ द डे फिर से लेंगे। बात हो नहीं पा रही है। दीप अगर आपकी हो रही तो आप ले लो। ये तो मतलब मैं तो सुनी नहीं। हाँ, ये तो जी कुणाल जी उल्टा ही है। बताए सर पिक ऑफ द डे। अच्छा, ये पर्स की जरूरत है जो बाहर ही पड़ेगी ना, घर पे तो नहीं पड़ेगी, घर के लंच ब्रेकफास्ट डिनर पे तो नहीं पड़ेगी ना। नहीं अनिल जी जब आप मॉल जाएंगे बस तभी जरूरत है। बाकी सब चीजों का बंदोबस्त मैं और बंसल जी मिलके कर लेंगे अनिल जी। ये लो, बंसल जी भी लपेट गए। चलिए बताए सर। अनिल जी देखिए, पीएनबी पर खरीदारी की राय है। कल भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, तो अभी भी मेरा कन्विक्शन बरकरार है। चार्ट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है जिसको टावर बॉटम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। यहाँ पर 51 रुपए 60 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 56 रुपए का, दूसरा टारगेट 58 रुपए का। पीएनबी पर खरीदारी की राय। पीएनबी में ध्यान रहे कि वायदा कारोबार के बैन में आज आ गया है, तो आप जो खरीदें कैश में खरीदें। वैसे भी 50-55 रुपए के स्टॉक को कैश में खरीदने में कोई हर्ज भी नहीं है। आप आराम से डिलीवरी ले सकते हैं, जितना चाहें उतना खरीद सकते हैं, बड़ा लोड खरीदने की जरूरत भी नहीं। आइए सुमित जी भी हैं तैयार हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात। पहले तो बधाई स्वीकार करें, कल आपके दोनों ही ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी धमाकेदार रही, बेहतरीन रही। बताएं सर आज क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अनिल जी। आज का इरादा भी तेजी करने का ही है, और मार्केट्स में इस हफ्ते में एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए, और नए साल के अंदर एक अच्छे तेजी के मूव के साथ ही शुरुआत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अब यहाँ पे जो स्टॉक मैंने चुना है आज पिक ऑफ द डे के तौर पे, वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी के अंदर यहाँ से मोमेंटम बनना चाहिए। एनटीपीसी यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 170 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 174 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। नीचे के अंदर 160 रुपए 161 रुपए के आसपास का इसका सपोर्ट है, तो 160 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के एनटीपीसी में खरीदारी करना है 170 174 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये राय एनटीपीसी में खरीदारी करने की सुमित जी की तरफ से। मुदित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मुदित जी को भी स्वागत किया जाए। सुप्रभात मुदित जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी सबसे पहले कहूंगा, आप जब भी नोएडा आए, तो मैं भी सर नोएडा में ही रहता हूँ, तो मेरा भी इनविटेशन आप स्वीकार कीजिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद सर। हफ्ते 2 हफ्ते का प्रोग्राम बना के आता हूँ। हाँ, मेहमानों की खातिरदारी ऐसी होनी चाहिए, या तो वो बार बार आए या कभी ना आए। अब आपको डिसाइड कर लेना आपको कौन सी वाली करनी है। मैं आने को तैयार हूँ, बताएं सर। जी पिक ऑफ द डे में चुना है, जिस पर कल हमने बात करी थी क्लोजिंग शो में, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी को बाय करके चलेंगे। बहुत अच्छे चार्ट्स हैं, रिवर्सल पैटर्न के इंडिकेशन कल ही आ गए थे, और जिस तरह के क्लोजिंग कल देखने को मिली है, आज फॉलो अप बाइंग बढ़िया देखने को मिलेगी। तो छोटा मोटा कोई भी डिप आता है 2515 के आसपास भी एक काउंटर मिलता है, डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। आज के सेशन में 2570 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2490 का, लेकिन जो चार्ट्स बने हैं 2640 पोजिशनल टारगेट है, वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में नजर आते हैं।
ओके, तो HAL इस साल का एक स्टार परफॉर्मर भी रहा है ये काउंटर, इस पर खरीदारी की राय आ रही है मोदी जी की तरफ से। आइए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज आपको एक्शन दिख सकता है, और शुगर काउंटर्स पर रहेगा फोकस, क्योंकि सरकार की तरफ से एथेनॉल इंसेंटिव्स 100% एथेनॉल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जहां तक शुगर कंपनीज का सवाल है। ब्लेंडिंग टारगेट्स भी अग्रेसिवली बढ़ाए जा रहे हैं और मीट भी हो रही हैं, OMCs की तरफ से भी प्रोक्योरमेंट हो रहा है। अविनाश जी, शुगर और स्पेशली ये जो एथेनॉल स्टोरी है, वापस मोमेंटम में आ सकता है सेक्टर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने शुगर कंपनीज के लिए अनाउंस किए, जो एथेनॉल बनाती है, वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने का बहुत फोकस रखती है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने अभी ब्लेंडिंग रेशो 20% का किया है आने वाले साल 1.5 साल के लिए, तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि जो शुगर कंपनीज बड़ी प्लेयर्स है, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, दामपुर शुगर है, मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा अपटिक आज आपको देखने को मिलेगा शुगर कंपनीज के लिए। एक अच्छी और एक खबर है कि एक्सपोर्ट कोटा भी अभी खोला गया है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत रेवेन्यू का इनकम के लिए जगह बनती है। लेकिन एथेनॉल डेफिनेटली बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है शुगर के मुकाबले में, और ये इंसेंटिव्स अगर आती है तो इनको डेफिनेटली मार्जिन में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको आगे आने वाले बजट में भी हो सकता है कि थोड़े बहुत और इंसेंटिव्स दे। तो बलरामपुर चीनी, धामपुर, ये काफी अच्छे वेल पोजिशन स्टॉक्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली वन कैन कंसिडर। तो नजर रखिए शुगर काउंटर्स। कल तो एक जबरदस्त रिबाउंड भी आया था, कैश स्पेस के भी कई सारे काउंटर्स आपको अच्छे मूवमेंट दिखा रहे थे। आज भी आपको यहाँ पर एक मूव बनती हुई दिख सकती है। DLF, हालांकि बंसल जी ने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, उन्हें ये नोटिस ऑनर नहीं करना पड़ेगा नेसेसरली, बट देखते हैं कंपनी की तरफ से क्या बयान आता है। फिलहाल तो उन्होंने इस खबर की पुष्टि नहीं की है, बट चार्ट्स एक बार चार्ट्स पर जरूर लाई जाए, क्योंकि कल जबरदस्त मोमेंटम में था। DLF डेज हाई पर बंद हुआ। हिमांशु जी, चार्ट क्या कहती है सर DLF की? दीप, देखिए, पिछले कुछ दिनों की एक वन वे करेक्शन या सेल ऑफ के बाद मैं कहूँगा लगभग 410 के लेवल्स पर एक फेल्ड ब्रेकआउट के बाद इसमें एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, और कल के सेशन में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक अच्छा रिबाउंड दिखाया है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 350-360 पोजिशनल तौर पर काफी अच्छी सपोर्ट है, तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर बना हुआ है या क्लोजिंग बेसिस पर इसके नीचे बंद नहीं होता, इन लेवल्स पे खरीदारी करके चला जा सकता है। नियर टर्म में 390 से 400 रुपए तक की अपसाइड स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए DLF। नजर रखिए, अगर खबर पर रिएक्ट नहीं करता है काउंटर, तो वैसे जो मोमेंटम इसमें आया है वो अच्छा बना हुआ है। डेयरी स्टॉक्स, अविनाश जी, इस पर भी एक बार राय दें। मदर डेयरी ने दिल्ली में फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं, तो पूरे सेक्टर पर ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका एक्शन आपको कुछ समय में आते चलेगा। और इस साल 5 बार इन्होंने दूध के दाम बढ़ाए हैं सर। डेयरी स्पेस ज्यादा डिस्कशन में नहीं रहता है, बट लगातार प्राइस हाइक्स हो रहे हैं सर यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए, मुझे लग रहा है कि डेयरी सेक्टर में सबसे बड़ा जो कॉस्ट वेरिएंट होता है वो कॉस्ट ऑफ मिल्क का होता है। डेफिनेटली दूध की कीमतें बढ़ी है क्योंकि सप्लाई शॉर्टेजेस हो चुकी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस एक लोकलाइज बिजनेस होता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये संकेत है कि आने वाले साल में आपको और थोड़े प्राइस हाइक्स देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी, और कहीं ना कहीं मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि 4-5 हाइक के बाद भी इसमें कोई डिमांड की कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम आप देख सकोगे, और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि हेरिटेज फूड्स है, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से दूसरे जो पराग मिल्स है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छी खासी अपटिक देखने को मिलेगी, बट ये कितना बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करता है वो मेरे ख्याल से आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, बट नेट न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो नेट न्यूज फ्लो पॉजिटिव रहेगा। पराग मिल्क कल 10% ये काउंटर दौड़ा है, इस पर रखिए नज़र। टोटला डेडी, यहाँ पर भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। पावर स्टॉक्स, यहाँ पर भी थोड़ा मोमेंटम लौटते हुए हमने देखा है, और टाटा पावर हालांकि कल थोड़ा कमज़ोर था, बट जो खबरें आ रही हैं दिल्ली में दिसंबर की बिजली खपत रिकॉर्ड स्तर पर है, क्योंकि एक तो सर्दी पड़ रही है आजकल, हम देख भी रहे हैं 5 डिग्रीज तक आपने लो टेम्परेचर जाते हुए देखे हैं, कोहरा भी पड़ा हुआ है, बट पावर डिमांड इसके साथ प्रोपोर्शन में आपको बढ़ती हुई दिख रही है। सुमित जी, टाटा पावर कल अच्छा बाउंस दिखा था इस काउंटर पर, क्या कहती है इसकी चार्ट सर? दीपांशु, लास्ट कुछ दिनों में टाटा पावर में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, और 220-225 के लेवल से स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देखने को मिला है।
लेकिन अब स्टॉक में जो नीचे में है सपोर्ट लिया है वो 190 195 के आसपास का बना है, और ये सपोर्ट जब तक नीचे में टूटेगा नहीं तब तक इसमें फ्रेश गिरावट, फ्रेश वीकनेस आएगी नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिप अगर देखने को मिलता है टाटा पावर में 200 198 रुपए तक, तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। एक अच्छा मूव टाटा पावर में देखने को मिलेगा जब टाटा पावर ऊपर में 208 210 का लेवल ब्रेक कर देगा। 208 210 के बाद टाटा पावर में एक अपसाइड मूव की शुरुआत होगी और फिर एक ऊपर की तरफ 220 से 230 तक के लेवल आने वाले दिनों में टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। टाटा पावर, इस पर रखें फोकस। एनटीपीसी ये भी रेडार पर रह सकता है, यहाँ पर भी आपको एक एक्शन आते हुए दिख सकता है, अगेन इस पावर डिमांड को लेकर ही। बंसल जी, एनटीपीसी का चार्ट सर। दीपांशु अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली फ्राइडे को सपोर्ट टूटा भी था, कल रिबाउंड देखने को मिला है। टेक्निकली निवेश के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 161 162 अच्छा बेस है। तो मेरी राय में दीपांशु इसको अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी में बाय करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में 174 175 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और पिक ऑफ द डे तो है ही सुमित जी का, तो नजर रखिए। पावर स्टॉक्स आपको दो मोमेंटम में आज आते हुए दिख सकते हैं। डिमांड काफ़ी बढ़ रही है, खपत बढ़ती हुई दिख रही है सर्दी की वजह से। वाटेक वोबैग ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए क्योंकि इसमें भी एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ के ऑर्डर्स को मंजूरी दे दी गई है। कुणाल जी, वाटेक वोबैग इसके चार्ट पर राय सर। देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, दीपांशु स्टॉक में एक अच्छी रैली बनी और उसके बाद एक रेजिस्टेंस एरिया था स्टॉक के लिए 380 के आसपास। उन स्तरों से टकराकर फिर हमने इसमें करेक्शन आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। 300 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है, वो लेवल्स ये स्टॉक होल्ड करेगा। तो 300 से लेकर 340-50 के दायरे में कुछ समय बिता सकता है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है 300 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें। तो ये है आपके लिए वाटेक वोबैग जिस पर आपको रखनी है नजर। इनफैक्ट ये भी डेज हाई पर बंद हुआ। अविनाश जी, वाटेक वोबैग, आयन एक्सचेंज, ये सारी कंपनीज वापस फोकस में आ सकती हैं जिस तरह से और प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दी है। 2700 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स को क्लियरेंस दी गई है सर। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात दीप ये है कि ये स्पेस में बहुत लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज है, जैसे कि वाटेक वोबैग है, आयन एक्सचेंज है। तो ये स्पेस में सप्लाई शॉर्टेजेस रहेंगी और इन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। दीपांशु, ऑलरेडी आयन एक्सचेंज की बात करें तो नंबर्स Q2 में बहुत ही दमदार आए थे, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी। और वाटेक वोबैग में तो इनके पास ग्लोबली भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस डोमेस्टिक ऑर्डर बुक काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में ऑर्डर बुक का मोमेंटम अगर जारी रहता है तो ये दोनों प्लेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वाटेक, आयन एक्सचेंज दोनों ही आपके रेडार पर रह सकते हैं और आज मूवमेंट भी आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकता है। नजर रखते हैं किस तरह की मूव आती है। एक छोटा स्टॉक है टाइम टेक्नो। यहाँ पर अदानी टोटल गैस से इन्हें 75 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जनवरी से सप्लाई शुरू हो जाएगा। एक टाइप 4 कॉम्पोजिट सिलेंडर बनाने का ये ऑर्डर दिया गया है। मुद्दे जी, एक बार जरा चार्ट पर देखें। कल तो खैर अक्रॉस मिड कैप स्मॉल कैप बाउंस बैक था, ये स्टॉक भी 6% ऊपर गया और आज खबर आई है कि इन्हें अच्छा ऑर्डर भी मिला है। सपोर्ट बहुत अच्छा स्टॉक ने लिया है और फ्राइडे के सेशन में जो लो लगे थे वो प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास ही, लो के पास ही वहां से बाउंस बैक आया है स्टॉक में। तो बिल्कुल यहाँ से और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा अगर 88 के ऊपर ये काउंटर क्लोजिंग दे देगा, फिर उसके बाद 98 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। अभी जो चार्ट्स बने हैं फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं देंगे। 88 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग आती है तो वहां पर फ्रेश लॉन्ग करके चल सकते हैं। उसके बाद 98 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखाएगा। अभी जो पोजीशन है 79 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, 79 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करके चलना है। अच्छा अविनाश जी, ये जो खबर आज आई है कि चीन के कोविड प्रतिबंध लगभग पूरी तरह से अब हटने की तैयारी में, 8 जनवरी को नियम हटा दिए जाएंगे। कैसे देखना है सर इसे मेटल्स के लिए? कल हमने मेटल्स में एक अच्छा बाउंस बैक देखा और अगर ये रेस्ट्रिक्शंस चली जाती हैं वापस, चीन की तरफ से एक डिमांड अपटिक भी एक्सपेक्ट किया जाए सर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना का जो अभी न्यूज फ्लो आया है कि उन्होंने अभी पूरी तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस है वो अभी निकाले हैं। 8 जनवरी से तो पूरी तरह से ये कंप्लीटली निकल जाएंगे। तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। आई थिंक मेटल सेक्टर के लिए अच्छी बात है क्योंकि देखिए मेटल्स ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर है और जब भी चाइना से ऐसी खबर आती है तो डेफिनेटली आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल मार्केट में जब चाइना उतरेगा और अपनी बाइंग रिज्यूम करेगा
तो भी आपको अक्रॉस द बोर्ड फेरस नॉन फेरस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि उसके पहले ही मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिले। तो डेफिनेटली टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता ये सारे स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, यहाँ पे आपको एक अच्छा अपटिक देखने की पॉसिबिलिटी जरूर मिलेगी। बट आई थिंक ये डिपेंडेंट है कि चाइना जो अभी बता रहा है वो वापस उसके ऊपर कमिटेड रहे, क्योंकि बीच-बीच में चाइना अपने वर्जन्स बदलता रहता है। कभी ओपनिंग आपकी बातें करते हैं, वापस कोविड के रिपोर्ट्स बताते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा-सा कॉशियसली इसको लेगा और एक बार ये कन्फर्म्ड होता है तो डेफिनिटली मेटल में जो आपको काफ़ी समय से वोलेटिलिटी और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी, वो शायद जनवरी से वापस रिज़्यूम हो सकती है। तो मेटल्स में आपको वापस फोकस आ सकता है। कमोडिटी साइकिल का बड़ा बेनिफिशियरी अगर चाइना रीओपन पूरी तरह से कर लेता है तो फिर मेटल्स पर आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। एक और स्टॉक जो चाइना रीओपनिंग का बेनिफिशियरी हो सकता है और कल भसीन साहब ने इसके बारे में बात भी करी थी, टाटा मोटर्स। इनफैक्ट भसीन साहब ने तो 650 के टारगेट्स भी दिए थे इस पर। बट फिलहाल ट्रेड के लिए हिमांशु जी जरा बताएं, टाटा मोटर्स इस पर क्या टारगेट अभी के लिए रखने चाहिए, किस तरह का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल करीब 2% ऊपर था। दीप देखिए सब कुछ कहने और देखने के बावजूद भी ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार पिछले काफ़ी महीनों से ब्रॉडली एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हम देखते हैं कि लगभग 400 रुपये 380 रुपये एक लोअर एंड है इस ट्रेडिंग जोन का। और अपसाइड में हमने देखा कि रिपीटेड टाइम्स पर पहले अपसाइड पे 500 रुपये का रेजिस्टेंस था जो कि ग्रेजुअली शिफ्ट होकर 450 रुपये के आसपास रह गया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सपोर्ट के आसपास है, लोअर एंड पर है स्टॉक अपने, जहां पर 380 390 रुपए पर अच्छा अट्रैक्टिव रिवॉर्ड टू रिस्क है। और मोर इंपॉर्टेंटली एक कैलकुलेटेड रिस्क है। 360 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। अपसाइड में नियर टर्म में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 400 420 रुपए तक की अपसाइड का पोटेंशियल बिल्कुल है अगर ब्रॉडर मार्केट स्टेबलाइज रहते हैं तो। लेकिन जब कभी भी ये स्टॉक 440 450 के ऊपर चलना और सेटल होगा तभी यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट यानी कि फ्रेश बड़ा मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के नजरिए से 360 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो फिलहाल आप 440 तक के लेवल का इंतजार करें, उसके ऊपर बड़ा मुंह आएगा तब तक, यानी कि यहाँ से 10% बढ़ भी जाए तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं।